नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। सबसे पहले देश की संसद की बात। संसद में अब नहीं होगा विरोध प्रदर्शन, धार्मिक समारोह, धरना या भूख हड़ताल। राज्यसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा विरोध के शब्दों और प्रदर्शन पर रोक क्यों? असंसदीय शब्दों की सूची पर भी हो चुका है विवाद। तो चलेंगे महाराष्ट्र और करेंगे राज ठाकरे की बात। राज ठाकरे के बेटे को मंत्री बनाकर बीजेपी करना चाहती है। शिवसेना पर उद्धव की पकड़ पर आघात। देवेंद्र फडणवीस ने की राज ठाकरे से मुलाकात। तो बताएंगे आपको कि द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाकर एनडीए ने कैसे किया एक तीर से दो शिकार। कैसे तीन विपक्षी गठबंधनों में आई दरार और विपक्षी एकता हुई तार-तार। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर शुरू हुई सुगबुगाहट। कौन बनेगा बीजेपी का उम्मीदवार? मुख्तार अब्बास नकवी, नजमा हेपतुल्ला और आरिफ मोहम्मद खान के बीच चल रहे हैं नाम। आनंदीबेन पटेल, सुरेश प्रभु, हरदीप पुरी पर भी चल रहा है विचार। तो फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल चेक के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को मिली पटियाला हाउस कोर्ट से राहत, लेकिन निकल नहीं पाएंगे बाहर। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक अहम फैसला। मर्जी से साथ रहने वाली महिला नहीं लगा सकती बलात्कार का आरोप। समझेंगे अदालत का फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात। असंसदीय शब्दों पर विवाद के बीच संसद भवन परिसर और उसके आसपास में अब प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, अनशन और धार्मिक आयोजन करने पर भी रोक लगा दी गई है। यह आदेश राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल की ओर से जारी किया गया है। राज्यसभा सचिवालय के एक नए सर्कुलर में यह कहा गया है कि संसद भवन के परिसर में अब प्रदर्शन, विरोध, धरना, अनशन या धार्मिक समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। धरना या विरोध पर सर्कुलर संसद में कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर बैन के आदेश पर विपक्ष की नाराजगी के बीच आया है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसकी भी आलोचना की है। उधर बीजेपी का तर्क है कि इससे पहले खुद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में भी ठीक इसी तरह का आदेश जारी किया गया था। पार्लियामेंट्री बुलेटिन के नाम से 2 दिसंबर 2013 को जारी सर्कुलर में भी संसद के अंदर प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, उपवास या किसी धार्मिक समारोह का प्रतिबंध की बात की गई थी। But he is in the wrong party. क्या अब संसद परिसर में धरना और प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है? कांग्रेस ने संसद सचिवालय के एक बुलेटिन को साझा करते हुए ये दावा किया है। संसदीय बुलेटिन में कहा गया है कि संसद भवन परिसर में कोई सदस्य धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल या कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेगा। विपक्ष के नेता बीते समय में संसद परिसर के अंदर प्रदर्शन कर चुके हैं। साथ ही वे परिसर के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध और अनशन भी कर चुके हैं। ऐसे में संसद में कुछ शर्तों के लागू होने पर विपक्ष ने आलोचना की है, जिसमें जोर देकर कहा गया है कि बीजेपी जिस तरह से भारत को बर्बाद कर रही है, उसका वर्णन करने के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर अभिव्यक्ति को अब असंसदीय घोषित कर दिया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने इस आदेश की प्रतिलिपि के साथ ट्वीट किया। उन्होंने आदेश की कॉपी को शेयर करते हुए लिखा, विश्व गुरु का नया काम, धरना मना है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पीठासीन अधिकारी सदस्यों के साथ टकराव का मंच तैयार क्यों कर रहे हैं? पहले असंसदीय शब्दों पर टकराव और अब ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल मॉनसून सत्र से पहले ये दूसरा विवाद है। इससे पहले लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी एक लिस्ट पर विवाद थमा नहीं है। इसमें कई शब्दों को असंसदीय बताकर उन पर पाबंदी लगा दी गई है। मतलब उनको लोकसभा और राज्यसभा में नहीं बोला जा सकेगा। इसमें जुमलाजीवी, तानाशाह, शकुनी, जयचंद, विनाश पुरुष,
खून की खेती जैसे शब्दों को असंसदीय शब्द बताकर इनकी लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की गई है। विपक्ष इस पर भी मुखर है। 18 जुलाई को शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के पहले जारी इस सूची में जो नए शब्द इस बार जोड़े गए हैं, वो शब्द 2021 में संसद के दोनों सदनों, अलग अलग राज्य विधानसभा और कॉमनवेल्थ देशों के संसद में इस्तेमाल किए गए हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि असंसदीय शब्दों की सूची में वही शब्द रखे गए हैं जिनका इस्तेमाल सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष करता रहा है। आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार है। विपक्ष के पास महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना जैसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार के साथ तकरार देखने को मिल सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि उसने 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी जैसे जुमले फेंके तो उसे जुमला जीवी नहीं, थैंक यू बोला जाए। इसको लेकर राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार को घेरा है। देखिए, जुमला जीवी, असत्य, गिरगिट की तरह रंग बदलना, अहंकारी, अगर ये शब्द हटा दोगे तो मौजूदा केंद्र सरकार के लिए नए पर्यायवाची शब्द खोजने पड़ेंगे। ये इसमें असत्य क्या अनपार्लियामेंट्री है क्या? क्या असत्य ऐसे बोलना कि भाई ये असत्य बोल रहे हैं तो ये अनपार्लियामेंट्री कैसे हो गया? और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने ये जीवी शब्द तो उन्हीं का शब्दकोश से निकला है। प्रधानमंत्री जी के शब्दकोश भी अनपार्लियामेंट्री है। उन्होंने कहा था ये आंदोलन जीवी है। तो ये शब्द के निर्माता निर्देशक तो प्रधानमंत्री जी स्वयं है। उधर बीजेपी का तर्क है कि इससे पहले खुद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में भी ठीक इसी तरह का आदेश जारी किया गया था। पार्लियामेंट्री बुलेटिन के नाम से 2 दिसंबर 2013 को जारी सर्कुलर में संसद के अंदर प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, उपवास या फिर किसी धार्मिक समारोह का प्रतिबंध की बात की गई थी। हालांकि इन एडवाइजरी के बावजूद संसद भवन में लगभग हर सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन और हड़ताल होती रही है, जबकि असंसदीय शब्दों की नई लिस्ट जारी होने पर विवाद खड़ा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि किसी शब्द पर बैन नहीं लगाया गया है, बल्कि असंसदीय शब्दों की लिस्ट जारी की गई है। उनका कहना है कि असंसदीय शब्दों में उन्हीं शब्दों को शामिल किया गया है जिन्हें लेकर पहले ही आपत्ति जताई जा चुकी है। स्पीकर ने कहा कि चर्चा में शब्द नहीं बल्कि शब्द का संदर्भ महत्वपूर्ण है। कोई भी शब्द किस संदर्भ में बोला गया है ये मायने रखता है। भविष्य में कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये निर्भर करता है कि उसका प्रयोग किस संदर्भ में किया जा रहा है। देश के 135 करोड़ नागरिकों की आशा का केंद्र है और उसकी अपनी एक अलग गरिमा है। बहुत बार माननीय सदस्यों के द्वारा बहुत ही घटिया किस्म की शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो संसद की गरिमा को गिराता है, और संसद की गरिमा का गिरने का मतलब यह है कि देश की गरिमा को प्रभावित करता है। तो मैंने लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो कहा गया बैन नहीं किया, लेकिन माननीय संसद सदस्यों को स्वयं ही अपनी गरिमा का, देश की गरिमा का और संसद की गरिमा का ध्यान। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत सांसदों को विशेषाधिकार मिलते हैं। सदन के अंदर वे जो भी कहते हैं उसके लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए लोकसभा के नियम 380 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह ऐसे शब्दों को सदन की कार्रवाई से निकाल दे जो असंसदीय, अभद्र या फिर डिफेमेटरी है। नियम 381 के तहत असंसदीय कहकर हटाए गए शब्दों को तारांकित करके सदन की कार्रवाई से निकाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना के बीच इन दिनों जबरदस्त संग्राम चल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी पर यह आरोप है कि उसने शिवसेना विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया है, वहीं अब एक और झटका देने की तैयारी में बीजेपी जुटी है।
खबर है कि बीजेपी राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को मंत्रिमंडल में शामिल करने जा रही है। इस सिलसिले में आज बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की राज ठाकरे से मुलाकात हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी अब उद्धव ठाकरे को दूसरा झटका देने की तैयारी में जुटी है। उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की मुलाकात हुई। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भूमिका को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। फ्लोर टेस्ट और स्पीकर के चुनाव के दौरान एमएनएस के एक लौते विधायक ने बीजेपी शिंदे गुट वाली शिवसेना के समर्थन में वोट किया था। जानकारी के मुताबिक आज की बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस प्रमुख के बेटे अमित ठाकरे को मंत्री बनाने की पेशकश की है। बीजेपी के इस कदम से शिवसेना को एक और झटका लग सकता है। उद्धव ठाकरे पहले ही 40 विधायकों की बगावत से परेशान हैं और पार्टी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। मंगलवार को शिवसेना की प्रवक्ता और पूर्व पार्षद शीतल म्हात्रे ने भी उद्धव ठाकरे को छोड़ शिंदे खेमा ज्वाइन कर लिया। इस टूट के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। ये भी कहा गया कि अब उद्धव ठाकरे का पार्टी पर नियंत्रण नहीं रहा है। माना जा रहा है कि शीतल म्हात्रे के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद और भी कई पूर्व पार्षद उनके साथ जुड़ सकते हैं। बीते कुछ सालों में शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को एक युवा नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की है और उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया था। इसी तर्ज पर अब आदित्य के प्रतिद्वंदी के रूप में अमित ठाकरे को बीजेपी राज्य की सियासत में उतारना चाहती है ताकि शिवसेना के प्रभाव और कद को कम किया जा सके। मौजूदा हालात में अमित ठाकरे न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के। बावजूद इसके बीजेपी उन्हें मंत्री बनाने की पेशकश कर रही है। इस फैसले से ये बात स्पष्ट होती है कि शिवसेना महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के प्रभाव को कम करने की कोशिशों में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि ऐसा करके बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना की भगवा रणनीति को कमजोर करने की कोशिश में है। हालांकि इस बारे में एमएनएस नेताओं का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी भी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि राज ठाकरे ने खुद इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की बैठक को महज एक शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रपति पद के चुनाव की बात करते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के द्रौपदी मुर्मू को उतारने से विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। झारखंड में गठबंधन सरकार के प्रमुख घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के प्रमुख दल शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी बगावत को शांत करने के लिए एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला कर लिया। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन में भी दरारें नजर आ रही हैं, क्योंकि सुहेल देव भारत समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देकर सपा से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव पहले ही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनाने को मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। माना जा रहा है कि मोदी ने अपने इस कदम से विपक्षी एकता को तार तार कर दिया है, तो 3 राज्यों में विपक्षी गठबंधन में दरार पैदा कर दी है। सबसे पहले झारखंड की बात। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी मुर्मू का साथ देने का ऐलान किया है, जबकि झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन की सरकार है और इसकी अगुवाई जेएमएम कर रही है। खास बात है कि 81 सीटों के झारखंड में 18 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस के 30 सीटों वाली जेएमएम के साथ तनाव की खबरें आती रही हैं। इसकी शुरुआत राज्यसभा चुनाव से कही जा सकती है, जहां कथित तौर पर पार्टी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की संयुक्त उम्मीदवार को उतारने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जेएमएम ने इसे अनदेखा कर महुआ माझी को सिर्फ अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। वहीं राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर भी सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा।
एक और विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में कांग्रेस है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब मुर्मू के साथ आ गए हैं। सीएम के पिता शिबू सोरेन ने पत्र में लिखा, आप सभी जानते हैं कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार हैं, जो एक आदिवासी महिला भी हैं। आजादी के बाद पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति चुने जाने का सम्मान मिला है। विचार के बाद पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट देने का फैसला किया है। द्रौपदी मुर्मू के रांची पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाकायदा उन्हें समर्थन देने की घोषणा भी कर दी। देखिए, 70 सालों में ये मौका पहली बार मिला है कि एक आदिवासी महिला देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने जा रही है और उसी कदम की ओर आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का योगदान सुनिश्चित किया है। आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ढेरों शुभकामनाएं और झारखंडी जोहार। कांग्रेस बीजेपी के इस खेल को समझ रही है, लिहाजा उसने पहले ही विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से उचित दूरी बनाए रखी है। कांग्रेस का कहना है कि यशवंत सिन्हा विपक्ष के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के नहीं। इस तर्क के सहारे वो अपने गठबंधन के दलों के धर्म संकट को खत्म कर रही है। महाराष्ट्र में तो इससे खासी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। शिवसेना में और बगावत की आशंका देख पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की हाल ही में बैठक बुलाई थी। इस बैठक में संजय राउत ने यशवंत सिन्हा के नाम पर समर्थन जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी के ज्यादातर सांसदों ने इसका विरोध किया। वक्त की नजाकत समझकर उद्धव ठाकरे ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला ले लिया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि पहली बार हमारी एक महिला भगिनी आदिवासी समाज से देश का जो सर्वोच्च पद है उसके ऊपर विराजमान होने जा रही है। तो मैंने भी यही सोचा कि सारे लोग अगर प्यार से मुझे कुछ कह रहे हैं तो उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए, और उस भावना का आदर करते हुए आज मैं जाहिर करता हूं कि आने वाले इस राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना द्रौपदी जी को हमारा अपना समर्थन दे रही है। वहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने यशवंत सिन्हा को समर्थन दिलाने की मुहिम चलाई थी। तब उन्होंने कहा था कि यशवंत सिन्हा को समर्थन जरूर कम है, लेकिन इतनी बुरी हालत नहीं है। असं आहे की असं गेले 10 दिवस महाराष्ट्रात हेच बघतो की सरकारचा दोघं जण सरकार चालवत आहे आणि मंत्रिमंडळाची निर्मिती अद्याप झालेली नाही। इतके दिवस राहणं योग्य नाही, राहायचा उशीर करण्याचं कारण नाही आणि अतिवृष्टी आणि काही प्रश्न हे लोकांच्या समोर असताना त्याचे निर्णय घेऊन कामाची जबाबदारी घेणारी जी मंत्रिमंडळाची यंत्रणा आहे तीच आमच्या राज्यामध्ये नाही आहे आणि त्याला विलंब लावतं। हे राज्याच्या जनतेच्या दृष्टीने अत्यंत नुकसानकारक आहे। लेकिन आदिवासी और महिला होने के नाते बहुत से विपक्षी दल द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आ गए हैं और अब यशवंत सिन्हा के लिए प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन में बर्तन खटक रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता शिवसेना के खिलाफ बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो कुछ दूसरी तरफ एनसीपी पर भी निशाना साधते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से नसीहत मिलने के बाद अब पार्टी को शिवसेना के साथ खड़ा बता रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से नाराज गठबंधन के दो प्रमुख दलों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुश्किल में डाल दिया। गठबंधन के अहम दल सुहेलदेव भारत समाज पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का औपचारिक फैसला ले लिया है। जब द्रौपदी मुर्मू जी सबसे निचली पायदान की जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान की आती हैं तो उनको समर्थन करो। तो मैंने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी में हूं और मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अवगत कराया और आप भी इस बात को कह रहे हैं। तो मैं जा रहा हूं और 15 तारीख को मैं प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान करूंगा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। राजभर अपने बेटे को विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार न बनाए जाने से नाराज हैं।
वहीं सपा ने भी इसी बहाने से समझा दिया कि अब एबीएसपी की बहुत जरूरत रही नहीं है, तो अखिलेश यादव के अपने चाचा शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाज पार्टी के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। राजभर ने व्यंग में अखिलेश यादव को शिवपाल से यशवंत सिन्हा को समर्थन दिलाने की चुनौती दी थी, लेकिन शिवपाल यादव का कहना था कि जो उनसे बात करेगा वो वोट उसी प्रत्याशी को देंगे। वहीं बाद में प्रसपा ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा भी कर दी। ऐसे में 3 राज्यों में विपक्षी गठबंधन में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों के साथ द्रौपदी मुर्मू को भाजपा के अलावा बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, जनता दल सेक्युलर, शिरोमणि अकाली दल, जेडीयू, एआईएडीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी, बसपा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अठावले, एनपीपी, एनपीएफ, एमएनएफ, एनडीपीपी, एसकेएम, एजीपी, पीएमके, एआईएनआर कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, यूडीपी, आईपीएफटी, यूपीएल ने समर्थन देने का ऐलान किया है, जिनका कुल मत मूल्य 6.5 लाख से ज्यादा है। वहीं यशवंत सिन्हा के पास अभी तक 3,79,000 लोगों का समर्थन ही जुट पाया है। जाहिर है कि जीत एनडीए उम्मीदवार की ही तय है। हालांकि अभी तक कुछ दल ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। फिर भी द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर अब कोई शंका बाकी नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। खबर है कि शनिवार को बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें उम्मीदवार के नाम पर सहमति बन सकती है। वहीं विपक्षी दलों की भी जल्द बैठक के आसार हैं। एनडीए उम्मीदवारों की रेस में अब तक कई नाम सामने आए हैं। वहीं विपक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग या सवर्ण उम्मीदवार को मैदान में उतार सकता है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने संथल आदिवासी समुदाय से आने वाली ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया। इसे देखते हुए अटकलें लगाई जाने लगी है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए भारत के उत्तरी राज्य से ओबीसी या सवर्ण उम्मीदवार का चुनाव कर सकता है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो मुस्लिम चेहरे और पूर्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि यहाँ भी दौड़ में वह अकेले नहीं है। उनके अलावा केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, नजमा हेपतुल्ला का नाम भी चर्चाओं में है। खास बात यह है कि नकवी के बाद केंद्र में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। इनके अलावा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुजरात के पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल, पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और सांसद एसएस आहलूवालिया का नाम भी सामने आ रहा है। खास बात यह है कि संख्या बल के लिहाज से बीजेपी अकेले ही बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। संसद की कुल संख्या 780 में से अकेले बीजेपी के पास 394 सदस्य है। वहीं बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए 390 का समर्थन मिलना जरूरी है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा और नतीजों की घोषणा भी उसी दिन होगी। विजयी उम्मीदवार 10 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। चुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट। अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 2018 विवादास्पद ट्वीट मामले में जमानत मिल गई। हालांकि मोहम्मद जुबैर को फिर भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि वो हाथरस केस में अभी 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने कहा कि इस केस में फिलहाल जुबैर को हिरासत में रखे जाने की कोई जरूरत नजर नहीं आती। वहीं इससे पहले जुबैर ने अपने ट्वीट को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज 6 प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में इन मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन को भी चुनौती दी गई है। जुबैर ने यूपी में दर्ज की गई 6 प्राथमिकियों में अंतरिम जमानत भी मांगी है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को विवादित ट्वीट मामले में बड़ी राहत मिली है।
पटियाला हाउस कोर्ट की सेशन कोर्ट ने जुबैर को जमानत दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में मोहम्मद जुबैर को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। बेल देते हुए कोर्ट ने कहा कि जुबैर बिना कोर्ट की अनुमति के देश के बाहर नहीं जाएगा। गुरुवार को सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद दोनों पक्षों की दलील सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सेशन कोर्ट ने जुबैर को जमानत देते हुए कहा कि फिलहाल इस मामले में जुबैर को हिरासत में रखे जाने की कोई जरूरत नहीं दिखती। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने अभी तक जुबैर के खिलाफ शिकायत में पुलिस को टैग करने वाले ट्विटर हैंडलर की पहचान स्थापित नहीं की है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस ने इस ट्वीट से आहत होने वाले किसी भी व्यक्ति का कोई बयान दर्ज नहीं किया है। साथ ही 2018 में किए गए कथित ट्वीट के लिए इस शिकायत के अलावा कोई अन्य शिकायत भी नहीं की गई है। जुबैर को 27 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है। जुबैर को भारतीय दंड संहिता की धारा 153A धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना आदि और आईपीसी की धारा 295 किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना के तहत गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार एक ट्विटर हैंडल से एक शिकायत प्राप्त होने के बाद मामला दर्ज किया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जुबैर ने एक विशेष धर्म के भगवान का जानबूझकर अपमान करने के उद्देश्य से एक विवादास्पद तस्वीर ट्वीट की थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जुबैर द्वारा एक विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्द और तस्वीर अत्यधिक उत्तेजक और लोगों में नफरत की भावना को भड़काने के लिए पर्याप्त से अधिक है, जो समाज में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक हो सकता है। मोहम्मद जुबैर की ओर से पेश एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट को मामले के समग्र तथ्यों से अवगत कराया। उन्होंने तर्क दिया कि विचाराधीन तस्वीर एक हिंदी फिल्म किसी से ना कहना की है, जो 1983 में बनी थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई ट्विटर यूजर ने तस्वीर शेयर की थी, हालांकि केवल जुबैर को निशाना बनाया गया। वृंदा ग्रोवर ने FCRA उल्लंघन के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ऑल्ट न्यूज केवल भारत से ही फंड स्वीकार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।